डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी को लेकर। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही नहीं बल्कि 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर में और आपको भी क्लियर करना है एक बार में एग्जाम को, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसे आप लोग जरूर पूरा कवर करके जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। क्या होगा कि थ्योरी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा फिरा के पूछे आप आंसर कर पाएंगे। तो थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीटेट का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका सीटेट एक बार में जरूर क्लियर करवाऊंगी। अगर आपका सीटेट बार बार रह जा रहा है क्लियर होने से, तो इस बार पक्का आपका सीटेट क्लियर हो जाना ही है। बस इसके लिए आपको मेरी हर एक वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिससे कि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जीन पियाजे आखिर ये हैं कौन। देखिए, जो जीन पियाजे हैं इनका जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1980। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पर थोड़ा बहुत नॉलेज आप जरूर ले लीजिए उनके बारे में। ये स्वीप मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक थे ये। और मूल रूप से ये एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे, पर इनके कार्य जो थे वो इन्हें प्रसिद्धि दिलाए थे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ये एक मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे फ्रांस के बीनेट के साथ मिलकर कई वर्ष तक कार्य किए थे, ठीक है। जो फ्रांस के बीनेट थे उनके साथ मिलकर कई वर्ष तक काम किए थे। फिर उसके बाद इन्होंने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया, जो कि बहुत ही लाभदायक रहा इनके लिए। इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बुद्धि जन्मजात होती है या नहीं होती है जीन पियाजे के अनुसार, तो आप आंसर करिएगा कि नहीं होती है। एक क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से निकल कर मिल गया कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे के अनुसार जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है या नहीं होती है, तो आंसर करिएगा कि नहीं होती है, ठीक है। और इन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक का कि बुद्धि जन्मजात होती है, इस समय क्या प्रचलित है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती है। उसका इन्होंने क्या किया, खंडन किया, ठीक है, विस्तार रूप से खंडित किया, इसे बताया इन्होंने डीप में। और इन्होंने क्या किया कि इनका कहना ये होता था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का भी विकास संभव होता है। जीन पियाजे जी कहते हैं कि जब जब बच्चे की आयु बढ़ती है जैसे जैसे, वैसे वैसे इनका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो बुद्धि का विकास भी बढ़ता है, होता है, ठीक। और प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संपत्तियों को ही सीखता है। क्या कह रहे हैं कि जब प्रारंभ में बच्चा होता है स्टार्टिंग फेज में, तो वो जो सरल चीजें होती हैं उसको ही सीखता है, ठीक। और देखिए, और यहाँ पर लिखा क्या है कि जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ही जटिल संपत्तियों को भी सीखता है। बच्चे का जैसे जैसे आयु बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे बुद्धि का विकास होगा और जो कठिन चीजें होती हैं, जटिल संप्रत्यय होते हैं, उसको भी बच्चा सीखता है। इनका कहना ये है जीन पियाजे का। थ्योरी को देखिए, एक एक लाइन को समझते चलिएगा, मिस मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपका एक दो नंबर यहाँ से मिस हो जाए, क्योंकि यहीं से ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपका ये क्लियर हो गया तो ऑप्शनल क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, पर पहले मैं थ्योरी कवर करवा दूंगी तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वातावरण एवं क्रियाओं का योगदान सीखने या अधिगम के में महत्वपूर्ण होता है। बहुत सही बात कही इन्होंने कि वातावरण और जो क्रियाएं होती है उनका योगदान होता है, जिससे बच्चा सीखता है, लर्निंग करता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है जो वातावरण होती है और क्रियाएं होती हैं। और पियाजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो सीखना होता है वो कोई यांत्रिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि यह बौद्धिक प्रक्रिया होती है। बच्चा कैसे सीखेगा, कब सीखेगा, ये बौद्धिक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया है।
इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए अभी और माइंड में बैठा लीजिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से कर पाइए, इससे कंफ्यूजन वाला कोई काम ना रह जाए। ठीक है, सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल और से कठिन की ओर चलती है। ठीक है, जिन प्याजे जी क्या कह रहे हैं कि ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सरल से जटिल की तरफ चलती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सरल से कठिन होती है या कठिन से सरल होती है। ऐसे ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे आपको, तो आप हमेशा चुनिएगा सरल से कठिन की ओर होती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पहले जब बालक का अनुभव होता है, उसकी आयु भी कम होती है, तो वह सरल अवधारणाओं एवं संप्रत्तियों को ही सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे बालक का अनुभव बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जटिल चीजों को सीखता चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चिन प्याजे जी और क्या कहे हैं बालक को लेकर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति, परिपक्वता स्तर और अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। जो बालक की चिंतन होती है, शक्ति और परिपक्वता का स्तर होता है, अनुभव, वो अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, जो क्रियाएं हो रही होती है वो उस पर निर्भर करती हैं, न कि कोई बाहरी प्रक्रिया है, तथा निर्धारित होता है, इसी से निर्धारित भी होता है। इसलिए मनोविज्ञान ने इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम दिया। जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम दे दिए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी कहा। जो ये कह रहे हैं जिन प्याजे जी की बालक की जो चिंतन प्रक्रिया होती है, सोचने की प्रक्रिया होती है, शक्ति होती है, परिपक्वता का स्तर होता है, अनुभव जो होते हैं वो अंतःक्रिया पर निर्भर होती हैं। तो इसे कुछ मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत कह दिया इसे। ठीक है, सब अपने अपने मत दिए थे, सबका अपना अपना विचार था, तो सबका अलग अलग था, सबका पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन जो जीन प्याजे जी की थ्योरी है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप इनका थ्योरी क्लियर कर लेते हैं तो सीडीपी में आपके 30 में से 28-26 नंबर तो क्लियर हो ही जाने हैं, क्योंकि आप बच्चे को लेकर जो सारी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से जान जाओगे और क्लियर हो जाएंगी। तो सीडीपी में बच्चों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो एक सब्जेक्ट तो आपका क्लियर ऐसे ही हो जाएगा। बस जो जो स्टेप मैं बताती चल रही हूँ आप उसे फॉलो करिएगा, आपका सीटेट मैं कह रही हूँ कि क्लियर हो जाएगा एक बार में, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके पद क्या है। ठीक है, स्टेप्स जान लेते हैं। अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, ये जो 2 पद होते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो जीन पियाजे जी यूज करते हैं वो है संगठन और अनुकूलन। ठीक है, हालांकि इन पदों के अलावा भी जीन पियाजे ने कुल अन्य पदों का प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास में किया है। इसके अलावा भी संगठन और अनुकूलन के अलावा भी जीन पियाजे जी बहुत सारे पद हैं जिनका यूज़ किया है, पर मेन जो है संगठन और अनुकूलन उस पर हम लोग बात करेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। देखिए जैसा कि हमने अनुकूलन का बात किया आपसे, तो अनुकूलन को जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया अनुकूलन क्या है, कैसे, सब कुछ, तो इसे क्लियर कर लीजिए। इसे इंग्लिश में एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन से भी क्वेश्चन आया है कई बार। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जो वातावरण का समायोजन होता है ना, वो बच्चों में, जिन प्याजे जी का कहना ये है कि वो प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। जो बच्चा समायोजित हो जाता है वातावरण में, ये जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है, ये पहले ही क्लियर कर दिया हमने। तो ये जो अनुकूलन है ना, ये जो समायोजन है प्रकृति के बीच और बच्चे के बीच, तो यही तो अनुकूलन है, अनुकूल है बच्चा। ठीक है, एडाप्टेशन यही होता है। पियाजे के अनुसार बालक आने वाली प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूल करने लगता है। जो बालक होता है प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। ठीक है, जब कोई उद्दीपक वातावरण में होता है, बच्चे के सामने ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो उसके जो मानसिक क्रियाएं होती हैं अलग अलग कार्य नहीं करती हैं, जब बल्कि वो संगठित होकर कार्य करने लगती हैं और बच्चा इससे क्या करता है, ज्ञान अर्जित करने लगता है। ठीक है, बहुत सही बात कहा है इन्होंने।
बच्चे को लेकर यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे के अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो पियाजे का एडॉप्टेशन है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर पूरा क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब कोई वातावरण में ऐसा कोई दीपक आता है, परिस्थिति आती है, तब बच्चे की जो मानसिक क्रिया होती है ना, वो अलग अलग कार्य न करके एक साथ मिलजुल कर कार्य करती है, जिससे बच्चा क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, कुछ नई नई चीजों को सीखता है। ठीक है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है। ये जो एडॉप्टेशन है इसे भी इन्होंने दो प्रक्रियाओं में बांटा है, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। वो दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, एक है आत्मसात्करण और एक है समंजन। ठीक है। आत्मसात्करण को एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और समंजन को एकोमोडेशन कहते हैं। तो इंग्लिश भी क्लियर करते चलिएगा आप लोग। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लें, आखिरकार ये आत्मसात्करण है क्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। बहुत सही बात कहा इन्होंने कि आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का जब समाधान करने के लिए चलता है ना, तो वो जो पहले से सीखी हुई योजनाएं होती हैं उसका सहारा लेता है। ठीक है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसात्करण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया में से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इन देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है कि जैसे कि हम कोई भोजन करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो वो भोजन हमारे भीतर रह नहीं जाता है। क्या आप जो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर रह जाता है? नहीं। उसका क्या होता है कि जो हमारे रक्त मांसपेशियां हैं वो अवशोषित कर लेती हैं, उसमें समा जाती हैं। हमारी मांसपेशियों की जो संरचना है, आकार है, वो बदल जाती है। तो इसका कहने का अर्थ है कि समा जाती है, आत्मसात्करण हो जाता है, उसमें समाहित हो जाती हैं। तो वैसे ही बच्चा जब कोई पहले से जो सीखा हुआ कोई चीज होता है, उस योजना के आधार पर समस्या का समाधान करने का सहारा लेता है। ठीक है। यही होता है आत्मसात्करण। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसात्करण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। क्या कह रहे हैं, जिन पियाजे के शब्द में ये कहा गया है कि जो अनुभव का स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है। नई नई चीजों को आत्मसात करके अनुभव में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर नया ढांचा तैयार करता है, नई चीजें सीखता है बच्चा। ठीक है। ये जीन पियाजे के शब्दों में था। बाकी आगे का चलिए जान लेते हैं। सेकंड जो था समंजन, एडजस्टमेंट। ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार, उसको भी जान लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर सकता है। ठीक है। जिन पियाजे जी कहते हैं कि जो बालक होता है वो आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कर सकता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है। आप लोगों के सामने भी जब कोई नई समस्या आती होगी तो संज्ञानात्मक जो असंतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये जिन पियाजे जी सही बात कह रहे हैं, और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। जब असंतुलन हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए बच्चा क्या करता है, आत्मसात्करण या समंजन, ये दोनों प्रक्रियाओं का को लेना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है। समंजन को आत्मसात्करण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसात्करण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। ठीक है। बालक जो होता है अपने वातावरण और
परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए जो आत्मसातकरण होता है, सामंजस्य होता है, उसका सहारा लेता है आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है। आखिरकार कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे भी जान लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक की मानसिक संगठन से है। जो संज्ञानात्मक संरचना होती है ना, वो पियाजे के अनुसार मानसिक संगठन है। ठीक है, अर्थात बुद्धि से संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ सामंजस्य संगठन का ही परिणाम है। ठीक, मानसिक प्रक्रियाएं, देखिए मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए की जाने वाली चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। बालक के द्वारा जो समस्या समाधान करने के लिए जो चिंतन प्रक्रिया की जाती है वही होता है मानसिक संक्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्कीम्स। आखिर ये स्कीम्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए जान लेते हैं। यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। जो मानसिक क्रियाएं होती है ना, उसकी अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होती हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्कीमा से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये क्या होता है, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। ठीक है, ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसकी सामान्यीकरण किया जा सकता है, वही स्कीमा होती है, याद रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या होता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उसको भी चलिए जान लेते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन की एक सेट यानी कि समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहा जाता है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। बालक की जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं होती हैं विकास की, वो 4 होती हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये कहा गया है कि बालक का जो विकास होगा ना, वो उसके अनुभव और परिपक्वता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये जो 4 अवस्थाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की वो कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आंसर करिएगा 4। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आ गया। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहले पर कौन आती है, दूसरे पर कौन आती है, तीसरे पर कौन आती है, चौथे पर कौन आती है, ये भी स्टेप बाय स्टेप जान लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है, इसे हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था। 2 नाम है इसके हिंदी के। इंग्लिश में अगर आप याद कर रहे हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज याद कर लीजिएगा, सिंपल सा। अगर हिंदी में याद करना है तो संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था। ये चौथा स्टेप का पहला स्टेप हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो दूसरा स्टेज है ना, वो पूर्व संक्रिया अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, सेंसरी मोटर मैंने पहला स्टेज बताया। ठीक है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं दूसरा स्टेज आपको प्री ऑपरेशनल। ठीक है, ये दूसरा स्टेज हो गया। अगर तीसरे की बात करें तो मूर्त संक्रिया अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। तीसरा स्टेज हमने जैसे आपको बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, याद रखिएगा। ये 3 स्टेप हम लोग बात कर लिए। चौथा देखिए यहाँ पर लिखा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। जो चौथा स्टेज होता है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था होता है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन होता है। ठीक है, SPCF, SPCF के नाम से भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये रहे चारों स्टेज जिसे आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे आखिर सेंसरी मोटर स्टेज है क्या। देखिए यहाँ पर पहला स्टेज लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, ये पहला स्टेज है, पहला अवस्था है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूछा जाता है आपसे कि अगर सेंसरी मोटर की अवस्था कब से कब होती है, तो आंसर करिएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था।
ठीक है। सेंसरी मोटर की बात हो रही है, याद रखिएगा। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप वहां से भी जरूर चीजों को सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करते हैं। ठीक है, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना बहुत तेज होती हैं, वो सहायता करती हैं वस्तुओं, ध्वनियों, रसों एवं गंध का अनुभव करने के लिए। इस सरल क्रियाओं को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। ये जो सारी सरल क्रियाएं होती है ना, इसे ही सहज स्कीमा कहते हैं पियाजे जी। ठीक है, इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात व समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, बहुत सही बात कही है इन्होंने। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों को पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा उनका प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 6 उपावस्थाओं में बांटा है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो अपने इंद्रियों, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ना, इसमें बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो बहुत तेज चलती है, उसके द्वारा चीजों को सीखता है, अनुभव करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 6 उपावस्थाओं में विभाजित किए हैं इन्होंने। ठीक है, अब दूसरा स्टेज की अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर उसके बारे में हम लोग जाने, चलिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, जिसे वह बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानते हैं। 2 वर्ष से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की विशेषताएं आ जाती है बच्चे के अंदर जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो थोड़ा बहुत चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक बार थोड़ा। बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों के संबंध स्थापित करना सीखता है। जो बच्चा होता है ना, अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों के शब्द में जो संबंध होते हैं उसको स्थापित करना सीखने लगता है इस स्टेज में। बच्चे प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इस स्टेज में बच्चा खेल व अनुकरण के द्वारा सीखता है। एक विशेषता तो ये हो गई। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। जो 4 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, पियाजे जी कह रहे हैं कि जो निर्जीव वस्तु होती है बच्चा सजीव समझता है उसे। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इसे पियाजे के आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म का नाम दिया। ठीक है, आत्म केंद्रिकता का नाम दिया है इन्होंने। जब बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था में रहता है तब बच्चा सोचता है कि सारी दुनिया उनके कब्जे में है, सारी दुनिया उन्हीं की है, इर्द गिर्द है उनके। तो ये जो होता है इसे पियाजे जी ने का नाम दिया था ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। जो ये 2 से 7 साल की अवस्था होती है ना, इसमें बच्चे भाषा सीखना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे चिंतन करना भी शुरू करते हैं। बच्चे सोचने वोचने भी लगते हैं, चिंता वगैरह भी करने लगते हैं इस स्टेज में। 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेज भी जान लेते हैं। कुछ और विशेषताएं यहाँ पर हैं, उसको भी जान लेते हैं। वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रट कर सीखते हैं, न कि समझकर। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, तो बच्चा रटता है, न कि समझता है किसी चीज को। ठीक है, बच्चा स्वार्थी नहीं होता इस अवस्था में। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, वो स्वार्थी नहीं होता है। ये जो सारी विशेषताएं मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा जब आपके सामने मैं ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने ऑप्शनल क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, जिसमें आप लोग को आंसर करना होगा। फर्स्ट मैं आप लोगों को कुछ चांस दूंगी आंसर करने का, तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए सारी चीजों को, तो आप 100% सही आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए और विशेषताओं को चलिए जान लेते हैं। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करना सीखने लगता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होते हैं। मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने का कारण समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष को जान पाते हैं। ठीक है, जो समस्या समाधान जब बच्चा करता है ना, तो समस्या का केवल एक ही पक्ष इस स्टेज में जान पाता है। चलिए अब तीसरे स्टेज की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि मूर्त संक्रिया अवस्था थी। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की विशेषताओं का वर्णन पियाजे के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया है। तो चलिए उन विशेषताओं को जान लेते हैं जो कि बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को एग्जाम में। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, यानी कि 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था होती है ना, वो आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, याद रखिएगा। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक वो यथार्थवादी होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त समस्याओं का समाधान वे अभी भी ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। जो गुण होता है ना वस्तु का, उसके आधार पर बच्चे पहचानना शुरू कर देते हैं इस स्टेज में। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। क्रमबद्धता का अभाव होता है इनके चिंतन प्रक्रिया में। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद की मात्रा, संख्या, भार और आयतन की स्वादिष्ट के समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। थोड़ी कुछ और विकसित होती हैं क्षमताएं इनके अंदर, कंजर्वेशन जिसे कहते हैं इस अवस्था में। ठीक है, एक लाइन में याद रखिएगा। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग शुरू कर देते हैं कुल मिला जुला के इस स्टेज में बच्चे। ठीक है, इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंधों आदि को जानने लगते हैं। औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो चौथी स्टेज थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसके बारे में। ये जो ऊपर की हमने बात की, ये थर्ड वाले स्टेज की बात हो रही थी आपसे। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ वाले स्टेज की, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ एवं अंतिम अवस्था की विशेषता निम्न प्रकार है। ये चतुर्थ और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, विसंगतियां जो होती हैं उसे भी समझने की क्षमता रखने लगता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में परिक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, इन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करने लगता है इस स्टेज में। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना व वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। 12 वर्ष से वयस्क होने तक ये अवस्था चलती है, याद रखिएगा। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यह जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक परिपक्व होने लगता है। जो बच्चा होते हैं ना, बच्चे होते हैं इस अवस्था में मानसिक परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज की बात हो रही थी। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जान लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता रही है, उसके बारे में भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है, पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया। शिक्षकों के अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं जो कि बहुत हेल्प कर रही हैं आज के समय में शिक्षा में। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, किसी चीज को फास्टली सीख जाते हैं, अच्छे से जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। ठीक है, तो हर कोई के जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना, वो डिसबैलेंस रहती है, समान नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमारी जो उंगलियां होती है ना, पांचों समान नहीं है, वैसे ही बच्चे भी समान नहीं होती हैं। ये इनका भी अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। तो इनका कहना ये रहता है कि जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं ना, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक है। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। ठीक है, बहुत सही बात कर रहे हैं। इनके अनुसार ही आजकल की जो शिक्षा है वो चल रही है। तो बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। इनका जो ये सिद्धांत है शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। आपसे अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि बच्चे को खुद करने के सीखना दिया जाए या फिर उन्हें रोक देना चाहिए या फिर खुद बच्चे को करके बता देना चाहिए,
तो आप हमेशा जाइएगा, बच्चे को अवसर दीजिएगा। कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन हज़ारों मिल जाएँगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। बस आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हमें हमेशा बच्चे को प्रायोरिटी देनी है। बच्चे के ऊपर कुछ चीज़ों को छोड़ना है कि वो सीखेगा, समझेगा तभी चीज़ों को, ठीक है? हमेशा बच्चे को इम्पोर्टेंस देना है, बच्चे को अवसर प्रदान करना है, छूट देना है, ठीक है? इसे आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10-12 वर्ष की आयु तक आते-आते बच्चों में यह क्षमता विकसित होने लगती है। जो 10-12 वर्ष की एज होती है बच्चे की ना, उस समय बच्चे में समस्या समाधान की जो विधियाँ होती है वो पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ये वो समझ सकते हैं, वो विकसित होने लगती है क्षमता। ठीक, पियाजे जी के अनुसार ये कहा गया है। कुछ लास्ट पॉइंट रह गए हैं तो उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं आखिरकार क्या है। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक प्रक्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो होते हैं ना, वो बच्चों की जो बुद्धि होती है उसके मापन उसके व्यवहारिक प्रक्रियाओं के आयोग के आधार पर कर लेना चाहिए। बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 100% गारंटी देती हूँ कि जो बच्चा होता है ना, वो स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा ही सीखता है। अतः हमें शिक्षकों एवं माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। आप चाहे माता पिता हैं या फिर टीचर हैं, तो बच्चे को ऐसा माहौल दें, प्रेरणादायक माहौल दें जिससे बच्चा सीख पाए। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। ये जो इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है, जीन पियाजे की जो थ्योरी हमने आपको बताई, इससे क्या होता है कि हेल्प मिलता है टीचरों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कि बच्चे की जो तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, बच्चे को समझने में बहुत हेल्पफुल है। तो इस सिद्धांत को आप लोग जान लीजिए, चाहे आप एक टीचर हैं या फिर एक आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि ये थ्योरी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पॉइंट मिस रह गया है तो आप एक बार से और वॉच करिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीटेट की पूरी तैयारी करवाऊंगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका इस बार सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आप बार बार 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं तो, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या करूँगी, पहले आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से हर एक चीज़, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगी, देन आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर आपके भी दोस्त सीटेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, भरे हुए हैं, तो उनके साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्या ताकि उनका भी हेल्प हो सकेगा। मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही नए थ्योरी के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।